नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 में अच्छे मार्क्स लाके A+ ग्रेड लेके आनी है। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए जो निर्देश है उनके अंदर उसके अनुसार काम करेंगे और अच्छे नोट्स बनाएंगे तो आपकी A+ ग्रेड आ सकती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये मैटर तैयार करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आपके लिए पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स में से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चंस ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो सिलेबस में दिखती नहीं लेकिन वो इनडायरेक्टली होती हैं, वो भी मैं ले रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत ना आए। लेकिन ध्यान रहे नोट्स आपको खुद को बनाने पड़ेंगे अपने हिसाब से। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं। अब तक मैंने ये जो टॉपिक चल रहा है सिंगली रीइंफोर्स बीम, मैं बार बार कहता आया हूँ कि अभी बेसिक बातें जो बीम में एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, स्ट्रेसेस निकालना और डिजाइन करना, सेक्शन डिजाइन करना, विड्थ वगैरह डेप्थ वगैरह सेट करना, वो सब बातें बहुत आसान है, आसानी से हो जाएंगी। थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कई बार, वो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, सही ढंग से नहीं कर पाते। तो मेरा अभी पूरा इंटेंशन आपके थ्योरी के ऊपर है और उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने लिए हैं। और ये करने के बाद में जब डबली रीइंफोर्स बीम करेंगे ना तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कोई थ्योरी क्वेश्चन ना के बराबर होंगे, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए और बहुत सी बातें आपके कॉलम में भी फिर जो है कवर हो जाएगी क्योंकि बेसिक बातें सारी इसमें आ गई है। आरसीसी से संबंधित डिजाइन मेथड जो होता है ना उससे संबंधित। आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है अभी 19वां क्वेश्चन है। इसके पहले 18 क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रस्तुत कर चुका था। ये क्वेश्चन है, यद्यपि कहीं आपको सिलेबस में नजर नहीं आएगा, अल्टीमेट लोड मेथड आपको नजर नहीं आएगा सिलेबस में, लेकिन डिजाइन का मेथड है ये भी एक। इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो अब देखिएगा पेज नंबर 29 जो है पीडीएफ की मेरे द्वारा आपको जो दी गई है उसमें पेज नंबर 29 पर 2019 का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, और पेज नंबर 86 पर 2011 स्पेशल का पेपर है उसमें पहले का पांचवा अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में पूछा गया है। इसको शॉर्ट में ULM बोलते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड। डिजाइन के जो 3 मेथड होते हैं ना उनमें से एक ये भी है। कई बार इस मेथड को लोड फैक्टर मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज लोड फैक्टर मेथड, क्योंकि इस मेथड में लोड फैक्टर का प्रयोग करते हैं, भार गुणक का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि लोड फैक्टर पे अलग से क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैंने लोड फैक्टर को इस क्वेश्चन इस मेथड के अंतर्गत दिया है, लेकिन लोड फैक्टर पे अलग से क्वेश्चन भी आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके अभी भी 3 नंबर में आ सकता है। वो ये है, देखिएगा 2014 का पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पेज नंबर 72 पर। फिर 2008 का पेपर है, इसमें क्वेश्चन पहले का पहला पेज नंबर 105 पर। फिर 2007 स्पेशल का पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा पेज नंबर 109 पर 109। ये 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें केवल ये पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लोड फैक्टर, या लोड फैक्टर को समझाइए, लोड गुणक किसे कहते हैं, भार गुणक किसे कहते हैं। तो आप जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भार गुणक को समझाइए, आपकी आंसर की जो शुरुआत कैसे होनी चाहिए कि भार गुणक जो होता है वो अल्टीमेट
लोड मेथड में काम आता है, डिजाइन के अल्टीमेट लोड मेथड में काम आता है, यानी लोड फैक्टर इज यूज्ड इन द डिजाइन बाय अल्टीमेट लोड मेथड। और ये होता क्या है, ये इसकी परिभाषा है, कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड। ढहने पर भार, कहते कोई चीज ढह गई यानी कि कोलैप्स हो गई, अपॉन क्रियाशील भार। नाम इसका है अल्टीमेट लोड मेथड, यानी अल्टीमेट लोड का मतलब जिस लोड पर स्ट्रक्चर ढह जाए या विफल हो जाए। तो जिस भार पर स्ट्रक्चर ढह जाता है या विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, उस भार को कहते हैं कोलैप्स लोड। और एक होता है वर्किंग लोड, जो सामान्यतः जो क्रियाशील रहता है। तो कोलैप्स लोड में जब वर्किंग लोड का भाग लगाएंगे तो एक जो फैक्टर आता है उसको कहते हैं भार गुणक। और भार गुणक जो है इस मेथड में काम में आता है। तो ये अलग से क्वेश्चन में आता है कई बार, तो मैंने आपको रेफर कर दिया कि ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में बता रहा हूँ। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये मैंने 3 नंबर वाले क्वेश्चन मान के कर रहा हूँ, लेकिन यही क्वेश्चन 8 नंबर में भी आ सकते हैं। तो आपको इसके हिसाब से आपको मैटर दे रहा हूँ। तो जब कभी भी अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में कहा जाए, तो आपको पहले ये बताना है कि ये इस मेथड में भार गुणक का प्रयोग किया जाता है। लोड फैक्टर इज यूज्ड इन दिस मेथड एंड इट इज गिवन बाय कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड। दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे आप, वो ये है कि इस विधि में मुख्यतया सुगठित क्षेत्र की सामर्थ्य को प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक रीजन है स्ट्रक्चर का, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो वर्किंग लोड मेथड में काम में नहीं आती, उसमें इलास्टिक लिमिट तक ही होता है। और इसमें प्लास्टिक जो रीजन है, उसकी स्ट्रेंथ भी काम में ली जाती है इस मेथड के अंदर। ये इसका दूसरा पॉइंट आप रखेंगे। ये सभी बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्चुअली मैं आपको ये इसलिए लिखा रहा हूँ, ये वाला सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है आपके, लेकिन हम जो मुख्य मेथड है हमारा, सबसे जिस पे पूरा कोड बना हुआ है, जो है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लोड फैक्टर मेथड की जितनी भी डिसएफिशिएंसी, यानी जितने इसके जो दुर्गुण है या जो कमियां हैं, WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और LSM यानी ULM यानी कि अल्टीमेट लोड मेथड, इन दोनों मेथड की जो कमियां हैं, वो सब कमियां लिमिट स्टेट मेथड यानी कि LSM के अंदर पूरी कर दी गई है। तो लिमिट स्टेट मेथड को समझने के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता पड़ेगा कि उसमें क्या कमियां थी जो इसमें नहीं है, अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इस सवाल को ले रहा हूँ। हाँ, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इस विधि में मुख्यतया सुगठित क्षेत्र की सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में आप मेरे ख्याल से लिखने को दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक रीजन इज यूज्ड इन दिस मेथड। आगे क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, कि सुगठित क्षेत्र की सामर्थ्य को जब काम में लाएंगे तो रिजल्टिंग सेक्शन जो होता है नॉर्मली काफी स्लेंडर होता है, पतला होता है। आप समझ सकते हैं, इसको मैंने बताया था आपको, अगर आपने पढ़ा है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, तो टेंसल टेस्ट में क्या होता है कि प्लास्टिक जोन का मतलब होता है कि जब किसी कांस्टेंट लोड पर लगातार स्ट्रेन होती रहे, लोड तो नहीं लग रहा है, लोड तो वही है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, विकृति बढ़ती जा रही है, उसमें क्या होता है कि सेक्शन पतला हो जाता है। तो सुगठित क्षेत्र की सामर्थ्य को आप काम में ले रहे हैं इस मेथड के अंदर। तो जो रिजल्टिंग सेक्शन जो होते हैं ना, जो हम डिजाइन करते हैं, वो काफी स्लेंडर होते हैं, पतले होते हैं, इन कंपेरिजन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। चौथा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तरह इस मेथड में भी क्रीप और श्रिंकेज के प्रभावों पर विचार नहीं किया जाता है। नो एनी कंसिडरेशन ऑन क्रीप एंड श्रिंकेज। मैं क्रीप के बारे में आपको बता चुका था पहले, और श्रिंकेज तो जो होता है तापीय प्रभाव के कारण होता है मुख्यतः। तो इन पे
इस मेथड में भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, विचार नहीं करते। अगला पॉइंट, प्लास्टिक रीजन की रिजर्व स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने के कारण ये मेथड इकोनॉमिकल है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर आपने प्लास्टिक रीजन की कैपेसिटी को काम में नहीं लिया था, और इस मेथड में प्लास्टिक जोन की जो रिजर्व स्ट्रेंथ उसको भी आप काम में ले रहे हैं। और जब आप किसी चीज को समुचित काम में लेते हैं, उसकी पूरी कैपेसिटी काम में लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो सस्ता पड़ता है। ये मेथड इकोनॉमिकल है इन कंपेरिजन टू WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आपको ये समझिएगा कि ये जब सारा आंसर आप लिख लेंगे अपने हाथ से, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया, मैं बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं आराम से। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कंपेयर WSM एंड ULM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अल्टीमेट लोड मेथड से कंपेयर करो, ये भी आ सकता है। तो जब आपके सामने पॉइंट्स होंगे ना, तो पॉइंट सारे होते हैं तो कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आती है। फिलहाल मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आगे चलिए, कैलकुलेटेड फेलियर लोड और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आपस में मैच करते हैं, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैच नहीं करते थे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में याद कीजिएगा, हम फॉर्मूलों की सहायता से जो निकालते थे फेलियर लोड, और एक्चुअल में जो लोड होता था फेलियर में, उनमें फर्क आता था। जबकि इस मेथड के अंदर फर्क नहीं आता है, ऑलमोस्ट रिजल्ट मैच कर जाते हैं। तो कैलकुलेटेड फेलियर लोड और एक्सपेरिमेंटल फेलियर लोड जो है वो आपस में मैच करते हैं। मैच का मतलब नहीं कि एग्जैक्टली वही आते हैं, हाँ लगभग मैच कर जाते हैं। 5-10% का फर्क तो हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैच कर जाते हैं। अगला पॉइंट, इसमें अल्टीमेट, देखिए मैंने आपको बताया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर कि उसमें अल्टीमेट स्ट्रेस को काम में लेते हैं, स्ट्रेन को काम में नहीं लेते हैं। और इस मेथड में अल्टीमेट स्ट्रेन को फेलियर क्राइटेरिया रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन दिस मेथड, यानी कि अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट स्ट्रेन इज कंसिडर्ड इन फेलियर क्राइटेरिया। अगला, कोलेप्स लोड के आधार पर सेफ्टी लिमिट्स तय की जाती है। ये पॉइंट चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए जब मैंने लिखा है था ना आपको, पहला पॉइंट ये फार्गुनक वाला, कोलेप्स लोड और वर्किंग लोड का जो रेशियो होता है उसको लोड फैक्टर कहते हैं। इस पॉइंट के बाद में इसको ले सकते हैं। इस बार मैंने 2 लिख दिया, इसको आप 8 नंबर को 2 मान सकते हैं, आगे बाकी वैसे रहेंगे। क्योंकि मैं लिखा ना यहाँ पे कोलेप्स लोड, ये मैं लिख चुका था यहाँ पे, यहाँ से आगे कोलेप्स लोड के आधार पर सेफ्टी लिमिट्स तय की जाती है। मैंने काफी कोशिश की है आप लोगों के लिए बहुत सरल भाषा में हर चीज का आंसर दूं। मैंने कई बुक्स देखी हैं, कई मैंने अच्छे अच्छे मतलब मेरे पास पुरानी किताबें बहुत पढ़ी है, 5-7 किताबें पढ़ी है। उनको देख के, उनको विचार करके मेरे अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं पुराने। आपको बिलीव नहीं होगा, ये आपको मैं बताता हूँ कि ये देखिए, ये इतना बड़ा पोथा है, ये देख रहे हो कितने पेज है ये ये तो आधे ही है, आधे दबा दिए हैं। ये देखिए, पहले RCC का नाम होता था सब्जेक्ट का CE303 RCC। और ये आप देखिए इसकी मोटाई कितनी है, दिख रही मोटाई है, इतने सारे पन्ने है। ये सारे जो पन्ने आप देख रहे हैं ये पूरी RCC है। तो मैंने बहुत ज्यादा इस पे सवाल कर रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं। और अब मैंने जो लेटेस्ट दूसरे पेपर से उनको भी शामिल करके, और इन सब जो ये जो मैंने मेहनत की थी ये आज से करीबन 7-8 साल पहले की है, बल्कि उससे पहले की होगी। बहुत सी बात आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने इन सब को यूज कर करके और आपके लिए मैटर तैयार किया। तो आप अगर ये सब जो आपके लिए मैं मैटर लाया हूँ, इनको आप
देखेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो बहुत हेल्प आपकी होगी, बल्कि आप स्वयं की हेल्प कर पाएंगे। अगला पॉइंट, इस मेथड में यानी कि अल्टीमेट लोड मेथड में डिफरेंट लोड फैक्टर्स लिए जा सकते हैं। हमने कहा था ना अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, ये तो होती है परिभाषा लोड फैक्टर की। तो कई बार बेस्ड ऑन डेड लोड ये फैक्टर क्या होगा, बेस्ड ऑन लाइव लोड ये फैक्टर क्या होगा, बेस्ड ऑन विंड लोड ये फैक्टर क्या होगा, ये भी विचार करके तय किए जा सकते हैं। ये कुछ इसकी सीमाएं दूसरी है जो आपको ध्यान रखनी है। ये बातें हर चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, मैंने कई जगह से इकट्ठा करके मैटर लिखा है। जो मैटर मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा कि आप एक जगह मिल जाएगा, सर नहीं मिलेगा। मैंने कई जगह से देख के फिर अपने खुद के दिमाग लगा कर अपने खुद के नोट्स बना के उससे लिखा है। यानी इस मेथड के अंदर हम डिफरेंट लोड फैक्टर्स भी हम ले सकते हैं अलग अलग प्रकार की बारों के लिए। ये तो 9 पॉइंट जो लिखे मैंने, ये मुख्य मुख्य बातें थी। इसमें एक आध पॉइंट छोड़ दो, सारी इसकी विशेषताएं थी। लेकिन कभी कभी पूछ लेते भाई अल्टीमेट लोड मेथड के डिसएडवांटेज क्या है, और जो डिसएडवांटेजेस इस मेथड में हैं उनको कम करके या उनको उस कमी को दूर करके हमने लिमिट स्टेट मेथड का निर्माण किया है। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है, जो सबसे बड़ा जो वर्किंग स्टेट मेथड में भी था और अल्टीमेट लोड मेथड में भी है, कि सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को, जिसमें कि डिफ्लेक्शन आते हैं, क्रैक्स आते हैं, इस पर कोई विचार नहीं किया जाता। ये केवल और केवल लिमिट स्टेट मेथड में ही कंसिडर किया जाता है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, जिसमें कि डिफ्लेक्शन और क्रैक पे हम विचार करते हैं। पूरा इस पे कोड पे आप प्रोविजन दे रखे हैं, ये मैंने आपके लिए पिछले वीडियोस में क्वेश्चन समझा रखा है। ये इसमें कमी है इस मेथड में। उसके अलावा एक और भी है कि HYSD बार जो होती है, मैंने बताया था ना, वो टॉरस स्टील हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जो होती है, उनको काम में लें इस मेथड के अंतर्गत, तो डिफ्लेक्शन और क्रैक विड्थ के मानों में वृद्धि हो जाती है। ये इसका डिफेक्ट है, इसको आप याद रखें। देयर इज इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन एंड क्रैक विड्थ व्हेन वी यूज HYSD bars and apply this method। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज इसमें RSA में नहीं होता है, लिमिट स्टेट में नहीं होता है। और तीसरा, क्रीप एंड श्रिंकेज, क्रीप और श्रिंकेज का डिफ्लेक्शन पर इफेक्ट होता है, उसको इसमें कंसिडर नहीं करते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब भी होता है डिफ्लेक्शन पर क्रीप और श्रिंकेज का असर होता है, और इस मेथड में इसको नेग्लेक्ट करते हैं। ये तीन इसकी खामियां हैं, कमियां हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन मुझे पहले, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन लिए थे लिमिट स्टेट मेथड के, तब ये क्वेश्चन मुझे ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिया, अब ले रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 20 का मैंने लिमिट स्टेट मेथड पे शॉर्ट नोट पूछ लेते थे एक बार। देखिएगा, ये 2017 स्पेशल का पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है पेज नंबर 37 पर। 2016 स्पेशल में पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया क्या मैं, 8वें का होगा शायद, ये 8वें का तीसरा होगा, पेज नंबर 53 है। पेज नंबर 53 क्वेश्चन 8वें का तीसरा होना चाहिए। पेज नंबर 53 होना चाहिए, 8वें का तीसरा। कौन सा क्वेश्चन है ये, लिमिट स्टेट मेथड। देखिए ये लिखा ना, क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये पेज नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें देखिए नंबर 3 पे आ रहा है सीमांत अवस्था विधि, लिमिट स्टेट मेथड। 8वें का तीसरा है, ये 8वें का
तीसरा, मैं क्या है कि पुराने पेपर्स को इकट्ठा करने का बहुत शौक रखता हूँ, और मेरे पास ये पेपर्स है 31 ईयर्स के हैं, सेमेस्टर और ईयरली मिलाकर। मैं कभी कोई चीज को वेस्ट नहीं करता हूँ, काम में लेता हूँ। मेरे पास पुरानी जितनी भी किताबें है ना, वो आज भी मैंने जरूरत भी नहीं बेची है, चाहे वो 30-35 साल पुरानी क्यों ना हो। कई चीजें ऐसी होती जो आज की किताब में नहीं मिलती, तब मिल जाती थी, तो शौक की बात होती है ना। तो ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं शॉर्ट के अंदर, लिमिट स्टेट मेथड पे संक्षेप में समझाइए। इनके उत्तर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, देखिएगा। वीडियो नंबर 3 फिलहाल चल रहा है, वीडियो नंबर 6, ये मेरा वीडियो नंबर 6 है। तो वीडियो नंबर जो 3 था ना, उसमें जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर मैं 20 कह रहा हूँ, तो वीडियो नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 11 के जो आंसर थे वो आप देखेंगे ना, तो आप उनको देखकर आप इसके ऊपर लिख पाएंगे। लेकिन शॉर्ट के अंदर एक बात है, ये जरूर आपको लिखना, कंक्लूजन। इन शॉर्ट, WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड एवं ULM अल्टीमेट लोड मेथड की कमियों को इस मेथड में दूर कर दिया गया है, ये जरूर लिखेंगे। एवं एवं आधुनिक तकनीकों से, यानी कि एडवांस्ड जो टेक्निक्स हैं उससे युक्त यही विधि अभी प्रचलन में है, ये बात आपको जरूर लिखनी है। इन today's time, this method is applicable instead of WSM and ULM by removing all the disadvantages of the above two methods। यूं करके आप लिखें कंक्लूजन। और शॉर्ट में मैंने जो ये 4 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 11, इनके आंसर आप देखेंगे तो आप आराम से एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं इस मेथड पर, ठीक है। इसमें एक्चुअली लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ होती है, लिमिट स्टेट ऑफ जो सर्विसिबिलिटी होती है, जिसमें कि डिफ्लेक्शन क्रैक की बातें होती है, कितना होना चाहिए क्रैक की वैल्यू, डिफ्लेक्शन वैल्यू, सब बातें मैंने लिखा रखी है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर क्वेश्चन 8 नंबर में आता है ये, तो हर चीज आपको लिखनी, कोई चीज छोड़नी नहीं, नंबर 8 ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो बहुत शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर सीमाएं लिखी होती है। इसका उत्तर आपको 3 लाइन में देना है, 4 लाइन में देना है, कुछ 50 शब्दों में देना है, ऐसे लिखा होता है। अब टू द पॉइंट बात करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे चुका हूँ। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 स्पेशल में, 2016 स्पेशल में। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं 8 नंबर में, लेकिन मैंने इसको 3 में लिया है। 8 नंबर के अंदर मैं लूंगा सारे न्यूमेरिकल्स। 21वां क्वेश्चन समझिए क्या है। WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में अंतर क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन WSM एंड LSM। कई बार ऐसे कह देते हैं WSM और LSM की तुलना करो, कंपेयर दिस टू मेथड्स। तो मैंने आपके लिए जो कलेक्शन किया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार पूछा गया है। कभी कंपेयर लिख दिया, कभी डिफरेंशिएट लिख दिया। सबसे पहले देखिएगा, ये भी लेटेस्ट पेपर आया है 2022 का, अभी वार्षिक पद्धति में। उसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, पेज 2 पर। फिर 2020 स्पेशल में आया था ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, पेज नंबर 15 पर। फिर 2020 में आया था क्वेश्चन दूसरे का पहला, पेज नंबर 23। फिर 2019 में आया था क्वेश्चन दूसरे का पहला, पेज 29। 2017 में आया था क्वेश्चन चौथे का पहला, पेज नंबर 41। फिर 2014 में आया था क्वेश्चन 8वें का दूसरा, पेज नंबर 74। फिर 2013 में आया था क्वेश्चन दूसरे का दूसरा, पेज 76। फिर 2013 सेमेस्टर पद्धति में आया था क्वेश्चन दूसरे का पहला, पेज 78। फिर 2009 में आया था क्वेश्चन पहले का पहला, पेज नंबर 10, पेज नंबर 101 पर। इनमें किसी में पूछा गया कि कंपेयर करो, किसी में कहा डिफरेंशिएट करो।
और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं एक में दूंगा, वो आपस में मैच करके आंसर दे सकते हैं। तो कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज सारा आ जाते हैं। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, एडवांटेजेस ऑफ एलएसएम ओवर डब्ल्यूएसएम। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर लिमिट स्टेट मेथड के लाभ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला 2021 में पेज नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर पहले का पहला 2018 में पेज नंबर 34 पर। पहले का पहला मतलब कभी ये 2 नंबर में आया था, अब आपके 3 नंबर में आएगा। ये क्वेश्चन 30 से दूसरा यानी कि 6 नंबर का आता था, हो सकता है इस बार 8 का आ जाए। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का वेटेज कितना है। मैंने फुल क्वेश्चन मानते हुए आंसर दिया है, बड़ा क्वेश्चन मानते हुए। आप जब छोटा क्वेश्चन हो तो उसके हिसाब से इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। तो मैंने देखिए कंपेयर कर लिया है। उपरोक्त दोनों क्वेश्चंस के आंसर नीचे दिए जा रहे हैं। अब इसको समझेंगे ना, तो ये कंपैरिजन भी हो गया, इनमें डिफरेंस भी हो गया, साथ में एलएसएम के जो पॉइंट इसकी तुलना में अच्छा है वो इसके लाभ हो गए, एडवांटेज हो गए। तो ये इस तरह से मैंने इसको करने की कोशिश की है। आप इसको देख पा रहे होंगे, देखिएगा। पहला पॉइंट, इधर लिखा मैंने WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इधर लिखा मैंने LSM लिमिट स्टेट मेथड। सबसे पहला पॉइंट जो लिखना होता है वो ये जो देख रहे हैं आप, एनालिसिस इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो विश्लेषण होता है डिजाइन के अंदर, एनालिसिस, वो इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। प्रत्यास्थ जो सीमाएं होती है ना उसमें बेस्ड इलास्टिक थ्योरी। जबकि लिमिट स्टेट मेथड के अंदर क्या लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन कोलैप्स लोड थ्योरी। यानी इसमें तो हम इलास्टिक लिमिट से बाहर जाते ही नहीं, इसमें कोलैप्स लोड तक जाते हैं। यानी वो लोड जो स्ट्रक्चर को ढा देता है, इसको कोलैप्स कर देता है। तो कोलैप्स लोड थ्योरी पे डिपेंड है ये इलास्टिक थ्योरी पे डिपेंड है। वैसे एक बात बता दूं, केवल कंक्रीट की बात करते हैं तो कोलैप्स लोड कहलाता है, और केवल स्टील की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं इल्डिंग बोलते हैं इसको। लेकिन नॉर्मली मिलाकर पर इसको कोलैप्स ही कहेंगे। तो चाहे किसी भी कारण से वो उसका विभंग हो या ना फेलियर हो, कोलैप्स तो हो ही गया ना वो, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन कोलैप्स लोड थ्योरी। नाउ अगला जो पॉइंट, एक कंपैरिजन है। इस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा गुणांक को। और इसकी डेफिनेशन में दे चुका हूँ किसमें, डब्ल्यूएसएम के अंदर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को काम में लाते हैं, याद कीजिएगा, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और इस मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को काम में लाते हैं। और एक मेथड मैंने बताया था अल्टीमेट लोड मेथड, उसमें क्या काम लेते हैं, लोड फैक्टर, भार गुणक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी काम में लेते हैं डब्ल्यूएसएम में, और एलएसएम में काम लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आंशिक सुरक्षा गुणांक। इसके बारे में हम डिटेल में पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगला पॉइंट, लो लोड्स आर यूज्ड। देखिए बात, जब आप डब्ल्यूएसएम की बात करते हैं तो इलास्टिक लोड से आगे जाती ही नहीं, लो लोड्स काम में लेते हैं, निम्न भार यानी कि हल्के भार। और इसमें अल्टीमेट लोड्स आर यूज्ड, अल्टीमेट लोड तक हम जाते हैं। अगला, फुल कैपेसिटी ऑफ मेंबर इज नॉट यूटिलाइज्ड। हम किसी मेंबर की पूरी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम इलास्टिक लिमिट तक जाते हैं ना, तो उसकी स्ट्रेंथ भी काम में आती ही नहीं है। तो ये मेथड अनइकोनॉमिकल है। हालांकि इस पर मैं डिस्कस कर चुका था अल्टीमेट लोड मेथड के अंदर भी। अल्टीमेट लोड मेथड जो था वो भी मैंने आपको समझाया, उसमें भी एक बात लिखी थी। ये जो फायदा आप देख रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर अल्टीमेट लोड मेथड का भी है, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर लिमिट स्टेट मेथड का भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड और
अल्टीमेट लोड मेथड एक ही है इस पॉइंट पर। फुल कैपेसिटी ऑफ मेंबर इज नॉट यूज्ड इन WSM, जबकि फुल स्ट्रेंथ फुल कैपेसिटी ऑफ मेंबर इज यूज्ड, हेंस दिस मेथड इज इकोनॉमिकल। जिस मेथड में किसी भी पदार्थ की पूरी कैपेसिटी काम आती है, तो आपने एक तरह से आपके पास जो संसाधन है उसका पूरा प्रयोग कर लिया, और यहाँ पे संसाधन का प्रयोग होता नहीं है। जब कभी आप संसाधनों का प्रयोग, चीजें आपने घर पे लगे रख दी लेकिन काम में नहीं ली, नुकसान हो गया ना आपका, पैसे खर्च कर दिए लेकिन काम में लिया नहीं आपने। और आप अगर चीजों को काम में लेते हैं उसकी पूरी कैपेसिटी तक, फिर वो अल्टीमेटली आपको सस्ती पड़ती है। तो इसमें चूंकि फुल कैपेसिटी काम में लेते हैं मेंबर्स की, तो ये मेथड इनडायरेक्टली कहेंगे इकोनॉमिकल है। अगला पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। WSM के अंदर पता ही नहीं पड़ता कब स्ट्रक्चर फेल हो जाए, नो वार्निंग, यानी स्ट्रक्चर फेल हो इसके बाद आपको कुछ आभास ही नहीं होता है, अचानक सब कुछ कॉलेज हो जाता है। तो नो वार्निंग साइन बिफोर फेलियर, जबकि इस मेथड के अंदर वार्निंग साइन मिलता है आपको, क्योंकि वो हम वो जो है ना डिफ्लेक्शन और क्रैक के इफेक्ट को काम में लेते हैं ना, इस बेस पे हमको वार्निंग मिल जाती है, अब ये डिफ्लेक्ट, अब ये क्रैक के कारण किसी और वजह से ही फेल होने ही वाला है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसकी तुलना में इसका एक कंपेरिजन है। नो वार्निंग साइन इज देयर बिफोर फेलियर, और वार्निंग साइन इज देयर बिफोर फेलियर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज नॉट यूज्ड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज यूज्ड, ये तो खैर कॉमन पॉइंट हो गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना। मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैंने जरा दूर लिखा है, 7 नंबर पर लिखा है, इसको आप शुरुआत में लिखिए 3-4 नंबर पे शुरुआत में। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं चाहूंगा इस पॉइंट को आप यहाँ लिखें, जैसे ये पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा इसको लिख दें, इसकी जगह ये तीसरा, ये पॉइंट आप तीसरा लिख दें। मेरे लिखने में थोड़ी सी भूल हो गई है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जिसमें रिफ्लेक्शन और क्रैक्स आता है आर नॉट कंसिडर्ड WSM में, जबकि these requirements are considered, these requirements are considered। अगला पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबिलिटी। कहते हैं चीज बहुत ड्यूरेबल है, ये टिकाऊ है, लंबे समय तक चलती है, तो टिकाऊपन इस पे विचार नहीं होता है WSM के अंदर, जबकि LSM में होता है। एक्चुअली हम जब ये सर्विस को देखते हैं ना, सर्विसिबिलिटी, तो उसका ही एक छोटा सा पॉइंट है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पॉइंट हम साथ साथ देखते हैं हमेशा। इसमें क्या लिखेंगे, ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज नॉट कंसिडर्ड, इसमें लिखेंगे ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज कंसिडर्ड। अगला, यूज्ड वेयर लोड डज नॉट, ये अच्छा पॉइंट है, ये एग्जांपल है फील्ड के अंदर। भाई जहां पे एक सीमा से अधिक भार नहीं आता है, कि भाई इससे ज्यादा तो भार कभी आना ही नहीं है, तब अपन वर्किंग स्ट्रेस मेथड को काम में ले सकते हैं। लेकिन जहां लोड कब बदल जाए, कब चेंज हो जाए, कब कम कब ज्यादा, कब उसकी नेचर बदल जाए, टेंशन कंप्रेशन, तो वहां पर ये काम का नहीं है, वहां पर ये काम का है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया मैंने, वाटर टैंक, पानी टैंक नहीं होते, ओवर टैंक पानी के, भाई जो कैपेसिटी है टंकी की उससे ज्यादा पानी तो भर नहीं सकता उसके अंदर, वो भरेंगे तो नीचे गिर जाएगा, बह जाएगा। तो टैंक में जो लोड आएंगे पानी के कारण मैक्सिमम कितने आएंगे, टंकी के फुल होने के कारण, बस उससे अधिक तो आने नहीं, यानी एक सीमा से ज्यादा तो भार कभी उस पर आना ही नहीं है। ऐसे केसेस में WSM काम में ले सकते हैं। लेकिन जहाँ कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आ सकता है, वहां पर हम ये मेथड काम लेंगे, कौन सा, LSM काम में लेंगे। अभी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ये इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, मेरी सलाह है, ये जो पॉइंट नंबर 10 लिखा मैंने, इसको आप यहाँ लिखिएगा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा ना, इसके साथ लिख दीजिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में लिखा ना, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी काम में लेते हैं, और वहां पे अपन काम में लेते हैं पार्ट सेफ्टी फैक्टर, इससे मिलता है, तो इस पॉइंट को इसमें मर्ज कर दीजिए, मैंने अलग ले लिया,
देखिएगा ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम लेते हैं WSM में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, डज नॉट प्रेडिक्ट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सेफ्टी का मार्जिन को मतलब उसके बारे में कोई प्रेडिक्ट या भविष्यवाणी नहीं करता है। कौन? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जबकि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर प्रेडिक्ट द ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए इसके अंदर आपको याद होगा मैंने बताया था, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड अलग होता है और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ अलग होता है। इस प्रकार से अलग अलग आप इसके वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नहीं हुआ करते थे, याद कीजिए आप। इसमें ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं पता पड़ता है। एक लमसम वैल्यू जो होती है एवरेज वो पता पड़ती है, इसके अंदर अपन अलग अलग पता कर सकते हैं कि इसमें कितना होगा उसमें कितना होगा। ट्रू मार्जिन जो होता है सेफ्टी का वो पता पड़ता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के कारण, जबकि फैक्टर हिट के कारण पता नहीं पड़ता। इस पॉइंट को आप उस पॉइंट में मर्ज कर सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर। और आखिरी पॉइंट, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड सिंकेज। क्रीप और सिंकेज का जो प्रभाव है उसको कंसिडर करते ही नहीं है WSM में, जबकि इस मेथड में करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले लें आप, अच्छा पॉइंट है ये। तो मुझे आशा है कि आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा ये WSM LSM, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। बहुत कॉमनली क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, और आप अगर इसका अभ्यास करेंगे तो इतने सारे पॉइंट मैंने बताए, आप अपने हिसाब से इनको और अच्छा बनाओ आगे पीछे करके पॉइंट्स को, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। एक नंबर क्या पावर नंबर नहीं कर सकता आपका एग्जाम के अंदर, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे जो मैंने लिखे हैं। और मैंने आपको बोल के सुना है, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी मिक्स लैंग्वेज में। आपकी बात अगर समझ में आ जाती है ना, तो आप अपनी लैंग्वेज से कोई भी चीज लिख सकते हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है। जो मैटर मैंने आपको दिया है, जो भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ, वो शायद आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। आप बुक देख लीजिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया सारा नोट। तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छा समझकर और अपने हिसाब से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपको बहुत फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।